हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो प्रीमिक्स है जिसमें हम इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खास बात क्या है कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज हम टारगेट करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के नाम आपको यहाँ पर दे भी दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि सर एकदम से बेसिक्स के ऊपर हम क्यों जंप कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था प्रीमिक्स, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे या बाकी क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, प्रीलिम्स 2023 हो चुका है। अब जो आपका प्रीमिक्स चलेगा वो किसको टारगेट करेगा? 2024 को करेगा। अब वही बात आती है कि 2023 में ऐसा क्या देखने को मिला। तो प्रीलिम्स 2023 का तो आप अभी तक आपने डेफिनेटली पैटर्न तो देख ही लिया होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं। थोड़ी रैंडम चीजें पूछ ली गई, जहां इकोनॉमी से एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भैया थोड़े कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाएंगी, तो उसका नंबर थोड़ा लिमिटेड था। फैक्चुअल चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर यहाँ पर दिया गया था। कुछ क्वेश्चन में बहुत ही एडवांस चीजें पूछ ली गई थी जो कि शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी। एंड एज एन एजुकेटर शायद हमने भी इतना उस चीज को असेस नहीं कर पाया कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। बट अगेन, यूपीएससी है भैया, क्वेश्चन पेपर तो वही सेट कर रहा है, उसी के हिसाब से काम भी यहां पर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे अगर कोई यूपीएससी अपनी टेक्निक में, पेपर सेटिंग टेक्निक में अगर कोई चेंजेस लेके आ रहा है, तो उसको थोड़ा असेस करते हुए, उसको थोड़ा समझते हुए हम भी अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस यहां पर लेके आ सकते हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल यहां पर हाईलाइट हुई कि अब लिमिटेड नॉलेज से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप कि लिमिटेड नॉलेज से यहां पर बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब इकोनॉमी के बारे में तो मैं डेफिनेटली यहां पर ये चीज कह ही सकता हूं। तो वही चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, बेसिक्स से यहां पर शुरुआत करते हैं कि जब बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लैरिटी से समझ में आएंगे। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स जब इस साल के आएंगे उनको भी आप ढंग से यहां पर समझ पाएंगे। और जब बेसिक्स क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो वहां पर भी कोई दिक्कत ना रहे। बट अब जो मेजर ट्रेंड था वो क्या था कि सर अब एलिमिनेशन तो नहीं चलेगी। यूपीएससी ने इस एलिमिनेशन की टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया है कि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कोई स्कोप ही नहीं था एलिमिनेशन का, कि आप कोड्स को भी यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोड्स ऐसे तरीके के दिए गए हैं कि बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, कौन सी नहीं, कितनी पे बात आ चुकी है अब। तो वही थोड़ा सा हम भी अपनी प्रिपरेशन को वैसे कंसिडर करते हुए 2024 के एग्जाम को यहां पर टारगेट करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भैया एक चीज बताइए कि बेस्ट तरीके से हम इस टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। ड्रिल तो वही रहेगी, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो 4 ऑप्शन में से पहली ऑप्शन क्या कह रही है? कह रही है कि इंक्रीज इन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पर इंप्रूव हो रहा है। सेकंड में कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है मनी सप्लाई एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर में। थर्ड में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी यहां पर बढ़ रही है। पर फोर्थ में कह रहे हैं कि सस्टेन्ड इंक्रीज देखा जा रहा है, कि धीरे धीरे जो कंट्री की प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें ग्रोथ यहां पर विटनेस की जा रही है। तो काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या है। तो पहली अगर ऑप्शन को हम देखें, किसी देश में अब इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डेफिनेटली देशों की इकोनॉमीज के बारे में ही बात हो रही होगी, उनकी ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशन की ग्रोथ में ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब नेशंस को एज एन इकोनॉमीज ही यहां पर कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है, एक तरीके से एग्जैक्टली वो डेफिनेशन यहां पर नहीं बन पाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी रूल आउट हो जाती है। सेकंड में कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है कंट्री की मनी सप्लाई एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर की। अगेन, किसी देश में अगर ग्रोथ विटनेस की जा रही होगी, वहां पर अच्छे से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके तैयार किए जा रहे होंगे, तो वहां पर मनी सप्लाई बढ़ती हुई देखी जा सकती है, कि डिमांड उस तरीके की वहां पर क्रिएट हो रही है। चलिए, ये भी एक तरीके का कॉन्सिक्वेंस यहां पर हो गया। पब्लिक स्पेंडिंग या जो आपका सरकारी खर्चा है वो यहां पर, उसके लेवल्स यहां पर इंप्रूव हो रहे हैं। नॉट नेसेसरली कि उसके चलते यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हो सकता है वो सब्सिडीज के ऊपर खर्चा यहां पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली डिफाइन नहीं करती। बट जो डी ऑप्शन है कि कंट्री की जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें एक सस्टेनेबल इंक्रीज या सस्टेन्ड इंक्रीज यहां पर देखा जा रहा है। तो जी हां, बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से यहां पर डिफाइन करती है। तो उसी के हिसाब से आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है।
तो वही चीज आपको बताई गई है कि अगर ए ऑप्शन में अगर हम देखें ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां पर नहीं बन सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी एक्सपेंशन हो रही है मनी सप्लाई फाइनेंशियल सेक्टर की, तो मॉनिटरी और फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं, बट फुल स्कोप यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ का इसके हिसाब से हम यहां पर नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी, फिर वही बात आ जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, वही कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है ना कि उसके चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर ही वहां पर बढ़ रहा हो, नए एसेट्स की क्रिएशन हो रही हो जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बट जो डी ऑप्शन वो डायरेक्टली टारगेट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को। आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो दी गई है आपको कुछ ऑक्यूपेशंस, बताना है कौन सी आपकी ऑक्यूपेशंस है जो कि टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करती हैं। तो 3 तरीके के आपके सेक्टर्स रहते हैं। आई होप आपको इस चीज के बारे में यहाँ पर नॉलेज रहे, नहीं है तो अभी गेन कर लेंगे भैया। तो 5 ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी है? टेलर, फिशरमैन, पॉटर, मनी लेंडर एज वेल एज प्रीस्ट। बट क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है? अगेन एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट करते हुए कि कितनी ऑक्यूपेशंस, हाउ मेनी ऑक्यूपेशंस बिलोंग टू टर्शरी सेक्टर, कौन सी नहीं कितनी वाली बात हो गई है। तो देखिए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो सेक्टर्स के बारे में बात करें तो 3 आपके सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या करता है? आपका रॉ मटेरियल यहां पर प्रोवाइड करता है, जिसे यूज करके जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो गुड्स यहां पर जनरेट करता है, और उन गुड्स को यूज करके टर्शरी सेक्टर यहां पर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो टेलर आपको क्या करता है भैया? एक तरीके की सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको आता है कपड़ा सिलना, उसको पता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लॉथ से कैसे आपको कपड़ा बना के यहाँ पर देना, तो एक सर्विस हुई उसकी। तो डेफिनेटली जो ऑक्यूपेशन है आपकी टर्शरी सेक्टर को यहाँ पर बिलोंग करेगी। फिशरमैन क्या करता है? आपको रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि नहीं? जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, एक तरीके का वही काम उसके द्वारा किया जा रहा है, फिशेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है मार्केट में कंजम्पशन के लिए या किसी और पर्पसेस के लिए। पॉटर यहाँ पर क्या करता है? क्ले को यूज करके एक प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करता है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है तो सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग कर गया। मनी लेंडर आपको उधार प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका टर्शरी सेक्टर को बिलोंग कर जाएगा। प्रीस्ट अगेन ये भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके घर में जन्मदिन है, कोई पूजा पाठ आपको करवाना है, आप इन्हें बुला रहे हैं और आपके लिए सर्विस इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके माध्यम से आपको जो भी लगता है कि जो आपके घर के लिए नेसेसरी है, जो भी आपका वहां पर बिलीफ है, उसके हिसाब से ये आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो कितनी हुई, कौन कौन सी सर्विसेज हुई? टेलर, मनी लेंडर एज वेल एज प्रीस्ट, तीनों ही टर्शरी सेक्टर को बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर उन रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, एंड टर्शरी सेक्टर उन गुड्स से रिलेटेड या उन गुड्स को यूज करते हुए आपको सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपका यहां पर क्लियर हो गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड दिखेगी। काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स होते हैं इस पूरी प्रिपरेशन में, वो कहते हैं कि हम एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाहते हैं, हम एक बार बेस अपना वहां पर सेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, कर भी सकते हैं। यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी से पूछ रहा है। सरलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी में वहां पर दिए गए हैं, जो कि 2023 में पूछ लिए गए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट फैकल्टीज हैं सभी अब अपने अपने सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज यहाँ पर कवर करेंगे आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि अगेन यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप सपोर्ट, लाइव डाउट सेशन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है आप बिल्कुल फ्रेशर हैं इस प्रिपरेशन में, चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना, तो डेफिनेटली दिए गए हुए आपको टोल फ्री नंबर या फिर आप वेबसाइट पर जाके इस कोर्स की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में यहां पर बात की गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक सिचुएशन यहां पर आपको दी गई, कंसीडर कीजिए एक मार्केट स्मार्टफोन्स की एक पर्टिकुलर देश में, फिर कह रहे हैं कि जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ड्यू टू जो राइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं एडवांस्ड फीचर्स के लिए या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए। बट एट द सेम टाइम जो सप्लाई है स्मार्टफोन्स की वो अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो की कंपोनेंट्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने थे उनकी अवेलेबिलिटी यहां लिमिटेड हो जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर इन द मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स। 4 ऑप्शन दी गई हैं, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली मेजर डिमांड यहां पर क्या है, लाइकली टू अकर, कि क्या हो सकता है। तो सप्लाई और डिमांड का जो आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट है भैया हर एक चीज में डिस्कस किया जाता है। करेंसी अप्रिशिएट, डिप्रिशिएट, इन्फ्लेशन, हर जगह इसका डिस्कशन वहां पर किया जाता है। सिंपल सी कहानी क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है,
जिसको आप मार्केट में जाके खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आम खाने हैं, ठीक है, आपका इस तरीके से बढ़ती हुई डिमांड यहाँ पर देखी जा रही है कि आम लोग यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की रिपोर्ट आ गई जिससे पता लगा कि आम इन बीमारियों को यहाँ पर टैकल कर सकता है। सिर्फ फिक्शनली आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचिए, बट वहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है, तो उस केस में डेफिनेटली लोग ज़्यादा डिमांड जो रहेगी उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाए या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड वहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिले, तो प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपको सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से लाइकली टोकर कि क्या क्या हो सकता है। पहले में कह रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, तो फॉर श्योर है ही, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर होनी है। बट कह रहे हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वही पॉसिबिलिटी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी भी गई है। ये जो टर्म्स रहती है इनको बिल्कुल ढंग से यहाँ पर समझना है। लाइकली टोकर की क्या चीज हो सकती है, तो होने को तो ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएं, लोगों को लगे कि भैया हम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिमांड वहां पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सप्लाई भी यहाँ पर, जो सप्लाई क्वांटिटी यहाँ पर की जा रही है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके हिसाब से दोनों ए एंड बी ऑप्शन आपकी करेक्ट हैं, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड का आपको यहाँ पर समझ में जरूर आ गया हो। चलिए अब जो फोर्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा एडवांस, अगर हमने पहले 3 क्वेश्चंस देखे तो उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हम यहाँ पर जा रहे हैं। अब कुछ हो सकते हैं आप में से ऐसे लोग कि जिनको लगे कि हाँ जी ये तो अभी भी बहुत इजी चल रहा है, तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वैल्यू एडिशन भी यहाँ पर हो रहा होगा। और आई थिंक वही पूरे ऑब्जेक्टिव्स का, जितने भी इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे जाते हैं स्लीपी क्लासेस द्वारा, उनका ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि भैया जिनको आती है चीज उनका रिवीजन हो जाए, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फोर्थ नन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड कह रहे हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कॉमन फिनोमेना है डेवलप्ड इकोनॉमीज में। थर्ड कह रहे हैं कि जो आपकी स्किल्ड लेबर अगर जॉब स्विच कर रही है वो इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो भैया पहली चीज क्रॉनिक किसे कहते हैं कि लॉन्ग टाइम से, ये क्रॉनिक डिजीज का मतलब कि लंबे समय से व्यक्ति के साथ जुड़ चुके। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, कि लंबे समय से यहां पर बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो लंबे समय से बेरोजगारी क्यों देखने को मिलेगी कि भैया उस प्रकार की ग्रोथ वहां पर नहीं हो पा रही, उस प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज जो बढ़ानी चाहिए एक देश में वो उतने ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे, उस प्रकार की डिमांड वहां पर क्रिएट नहीं हो पा रही है। ठीक है, सरकार कोशिश कर रही बट उन इनिशिएटिव्स का या उन एफर्ट्स का कोई रिजल्ट देखने को यहां पर नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली उनके चलते हम ये कह सकते हैं ना कि वहां पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से उस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, और उसकी वजह से ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर चलती ही जा रही है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लंबे समय से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही हो। तो किसी भी देश में अगर रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज किए जाएंगे, अच्छे लेवल पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, या ग्रोथ ओवरऑल भी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही रिसोर्सेज के एफिशिएंटली, तो उस केस में आपकी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट उस देश में बढ़ती ही जाएगी। तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के हम बिजनेस साइकिल डिस्कस करते हैं ना कि भैया थोड़ा सा उतार आता है फिर चढ़ाव आता है, इस प्रकार की चीजें हम बात करते ही हैं कि धीरे धीरे जैसे इकॉनमी बढ़ती जाएगी थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिप भी आएगा। मार्केट में भी हम ये चीज देखते ही हैं। ठीक है जी। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी वही कह रहा है कि जैसे जैसे किसी इकॉनमी में ग्रोथ आएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं वो कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही वहां पर कोई डिसरप्शन आ गई किसी प्रकार का, जो एक पीक वहां पर अटेन करते फिर हम जब बैक टू नॉर्मल जाएंगे, तो उस केस में डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जनरली कॉमन फिनोमेना देखने को मिलता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, क्योंकि इस प्रकार का ट्रेंड आपका डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखने को मिलता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलती है। एक्सपेंशन भी आता है, कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, फिर एक्सपेंशन आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो सेकंड भी आपकी करेक्ट होगी। अच्छा चलिए थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि स्किल्ड लेबर यहां पर जॉब स्विच कर रहा है, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्टली ये भी चीज कही गई है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली किस नेचर की है, एक तरीके की वॉलंटरीली नेचर की है, कि वहां पर आपके पास नौकरी थी बट आपने फिर भी उस नौकरी को छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप बेहतर नौकरी की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी देश में या किसी इकोनॉमी में पर्टिकुलरली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, शायद वहां पर ग्रोथ हो रही है इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है।
तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी, जिसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। ठीक है जी। तो जो भी चेंजेस आते हैं आपके बिजनेस साइकिल में, जो भी इकोनॉमिक अप टर्न या डाउन टर्न वहाँ पर आता है, उसकी वजह से हम इस प्रकार की साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर विटनेस करते हैं, जो कि कॉम्पोनेंट है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का, और इकोनॉमिक रिसेशन एक्सपेंशन की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका एक तरीके का नेचुरल है किसी भी इकोनॉमी में, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होना भी नेचुरल है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के बारे में। अगेन एनसीईआरटी का ही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से आपके जो फैक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। पहले में कह रहे हैं कि जो आपके जनरेटर्स यूज किए जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए, यार्न आपका यूज किया जा रहा है वीवर द्वारा, मनी यहां पर सेव किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर द्वारा फॉर बाइंग रॉ मटेरियल्स, या फिर सॉफ्टवेयर परचेज किया जा रहा है इनवॉइस जनरेशन के लिए। तो बताइए इनमें से कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स वर्किंग कैपिटल में यहां पर बिलोंग करेंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो जनरली किसी भी जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है क्या, फिजिकल कैपिटल, जिसकी दो कैटेगरीज यहां पर आ जाती हैं। एक रहता है आपका फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आ जाता है हमारा यहां पर वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली यहां पर जो फिजिकल कैपिटल की यहां पर बात की जा रही है कि मान लीजिए आपको एक तरीके का यहां पर टेक्सटाइल की आपकी कोई इंडस्ट्री यहां पर काम कर रही है, तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स कर रही होगी, उसको यूज करते हुए अपनी मशीनरीज को वहां पर यूज करते हुए फिर उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, बट वो जो जितनी भी चीजें उसके द्वारा वहां पर यूज की जा रही हैं, जितना भी उसका कैपिटल है वहां पर, उसमें कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे। तो फिक्स्ड के केस में हम क्या कहते हैं कि ये एक तरीके के ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो कि रहेंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ, और आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट जनरेट करके देंगे। एक तरीके से लॉन्ग टर्म आपको इस तरीके की लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन उनकी वहां पर रहेगी। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि जनरेटर अगर आपने एक बार खरीद लिया है तो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ एक ही ऑर्डर के लिए आप उसे यूज करेंगे, नहीं, लंबे समय तक उसे यूज करेंगे। आपका जब जितना लंबे समय तक आपकी इंडस्ट्री वहां पर रन करेगी उतने लंबे समय तक आप यहां पर कोल्ड स्टोरेज के लिए अपने जनरेटर यूज कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। तो ये तो आ गया आपका फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो यार्न यूज्ड बाय वीवर, तो ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल की बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे ही बन जाएगा उस इंडस्ट्री का, वैसे उसकी इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की यूटिलाइजेशन भी वहां पर खत्म हो जाएगी। अच्छा, थर्ड में कह रहे हैं कि मनी सेव किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर द्वारा रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। अगेन ये जो पैसा है जो यहां पर उनके द्वारा सेव किया जा रहा है, जैसे वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को पूरा करने के लिए, वैसे ही ये पैसा खत्म हो जाएगा। हालांकि है तो कैपिटल ये उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर के लिए, बट ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपका उस पर्टिकुलर फिक्स कैटेगरी में यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर परचेज किया गया है इनवॉइस जनरेशन के लिए कि ताकि थोड़ा सा एफिशिएंटली यहां पर काम हो सके, तो एक तरीके का नया टेक्नोलॉजी इनकलकेशन किया गया। अब ऐसा तो नहीं ना कि एक ही ऑर्डर पे सारा चीज निकल जाएगा, कि एक ही ऑर्डर पे आप इनवॉइस जनरेट करोगे उसके बाद आपकी सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, तो ये भी फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आती बात वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर जो कंटिन्यूअस वहां पर एक रिसोर्सेज की जो जरूरत है अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कि वहां पर हमें इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की आवश्यकता है ताकि वर्किंग उस पूरी इंडस्ट्री की कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो जो रॉ मटेरियल है वो वहां पर वर्किंग कैपिटल बन जाएगा, और इस प्रकार का जो कैश है या जो पैसा वहां पर सेव किया जा रहा है रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, किसी प्रकार के और खर्चों के लिए, वो भी आपका यहां पर वर्किंग कैपिटल बनेगा। बट जो ऐसे बड़े एसेट्स वहां पर स्थापित कर दिए गए हैं, मशीन्स वहां पर स्थापित कर दी गई हैं जो कि इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए वहां पर काम आएंगी, उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल यहां पर कहते हैं। तो इसके हिसाब से कौन कौन सी ऑप्शन यहां पर बनती है, सेकंड एंड जो आपकी थर्ड ऑप्शन है, तो उस हिसाब से डी ऑप्शन यहां करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर होगी हो। तो फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि मशीनरी होगी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपकी पूरी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में यहां पर यूज हो रही है। बट उसी में फिर दो कैटेगरीज आती हैं। पहला वर्किंग कैपिटल जो कि कंपनी के लिक्विड एसेट्स को यहां पर रिप्रेजेंट करती है, कि जो कैश है, जो भी इन्वेंट्री उनके पास अवेलेबल है, कि उनको बहुत इजीली वो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल की उनको जरूरत नहीं लगती तो रॉ मटेरियल डायरेक्टली जाके मार्केट में बेच सकते हैं ना, कि यार हमें अभी जरूरत नहीं है, आप बाद में हम इसको खरीद लेंगे, इजीली कैश उनके पास आ जाएगा। बाकी जो कैश है वो तो चलो लिक्विड है ही है, बट फिक्स्ड कैपिटल को, मशीन को अगर जाके मार्केट में बेचना हो तो डेफिनेटली दिक्कत तो आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है जी। तो आपके फिक्स्ड
एसेट जो हम जिन्हें कहते हैं कैपिटल जो कहते हैं, एक तरीके की मशीन्स आपकी फिक्स नेचर की हैं, जहां पर एक बार रख दी तो वहीं रखेंगे ना, हर डेली बेसिस पे तो उसे चेंज नहीं करेंगे, और रीयूजेबल नेचर की रहेंगी। बट वर्किंग कैपिटल आपका एक बार यूज हो गया तो मतलब खत्म है बात, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस जो है हमारे एनसीईआरटी में क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वहां पर समझाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चंस। प्लीज कोशिश करना इन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आप समझ तो आ ही गए होंगे, जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करना। बट अब जो आगे का इनिशिएटिव रहेगा, आगे की जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी, उसमें एक चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान में बांध लेना कि भैया बेसिक्स कवर करने ही करने हैं, ठीक है। कोशिश करनी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और कवरेज की जा सके टॉपिक्स से रिलेटेड, बाकी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम भी अपने एंड से पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा सके, अच्छा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा सके, ताकि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर बेहतर हो सके। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।